हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स का रिवीजन क्लास, जो 2025 में आपका पेपर होने वाला है। और उसमें आज हमारा लेक्चर 2, हमने लेक्चर 1 में कुछ क्वेश्चंस को किया था, आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। लेक्चर 2 में हमारा पहला प्रश्न है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। पहले हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का प्रश्न है दो बिंदु आवेश 5 गुणे 10 की घात -19 कूलाम और 10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। एक प्रश्न आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पूछा जाता है। तो देखिए, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, मान लेते हैं एक बिंदु आवेश है, एक आवेश ये है और इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश ये रखा गया है। पहला आवेश है 5 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम और दूसरा है 10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये दो बिंदु आवेश हैं, ये एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। कह रहा इन दोनों बिंदु आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मान लेते हैं इस बिंदु पर, इसके मध्य बिंदु पर, यहां से इस आवेश से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु O है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। और ये मान लेते हैं x पॉइंट है, सॉरी यहां से इसकी दूरी x है, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, 1 - x हो जाएगी। इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, 1 - x हो जाएगी। तो इस बिंदु O पर, यानी ये मान लेते हैं A है, ये B है, तो माना बिंदु A पर आवेश, बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। मान लेते हैं E1 है, वो कितनी हो जाएगी, या EA मान लीजिए, जब A पर ले रहे हैं, हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर होता है। तो Q कितना है, 5 गुणे 10 की घात -19 और R स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। फिर अब B पर लेंगे इस O के कारण, तो बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका कितना है, 10 गुणे 10 की घात -19 बटे 1 - x का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बिंदु O पर कुल वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र बिंदु O पर जो कुल वैद्युत क्षेत्र होगा वो EA बराबर क्या होगा, EB, यानी इनका परिमाण आपस में क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर EA बराबर EB है तो हम लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। EA का मान कितना है, 5 इंटू 10 टू दी पावर -19 बटे x स्क्वायर, और EB कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 इंटू 10 टू दी पावर -19 बटे 1 - x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए ये यहां से कैंसिल हो गया और 10 की घात -19 कैंसिल, 5 2 या 10, 2 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे x स्क्वायर बराबर 2 बटे 1 - x का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1 - x का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा। अब इसको यहां सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, इसको हम यहां सॉल्व कर रहे हैं आगे। 1 - x बराबर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर तो है ही, तो दोनों तरफ का अगर स्क्वायर हट जाएगा, इधर जाएगा, तो 1 - x बराबर क्या बचेगा, √2x बचेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 बराबर क्या आ जाएगा, √2x, और ये x इधर जाएगा प्लस x हो जाएगा।
तो यहां x कॉमन ले लें तो 1 बराबर x कॉमन ले लें तो अंडर रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटे अंडर रूट 2 प्लस 1। देखिए रूट 2 नीचे नहीं होना चाहिए तो रेशनलाइजेशन कर देंगे इसके कॉन्जुगेट से, तो रूट 2 माइनस 1 और रूट 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, x बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1। तो जरा यहां ध्यान दीजिए, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, x बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे इसका 2 हो जाएगा और इसका 1, तो 2 में से एक गए 1, तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। और यूज कर लेते हैं, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो यूज कर लें तो x बराबर आ जाएगा 1.414 माइनस 1। तो x बराबर क्या आ जाएगा, घटा दीजिए 0.414 मीटर, तो ये x का मान आ जाएगा। यानी पूछ रहा था किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, तो एक तो 0.414 हो गया और दूसरा 1 माइनस 0.41 घटा देंगे तो इसका पता चल जाएगा। यानी x के जो मान आ गए अगर रख दिए जाएं तो जिस बिंदु पर, इस O बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो इसके लिए ये मान आ गया। x का मान आप रख लीजिए, इसका रख लीजिए, दोनों जोड़ेंगे तो 1 आएगा, अर्थात इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अगला प्रश्न लें। हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपके आया क्वेश्चन है। एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 4 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलाम से मीटर है, कूलाम मीटर, एक समान वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष, एक समान वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष, एक समान वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 अंश के कोण पर है, 30 अंश के कोण पर है, तथा वैद्युत क्षेत्र, तथा वैद्युत क्षेत्र 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम है। द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण यानी क्या दिया गया है, P दिया गया है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। P दिया गया है 4 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलाम मीटर। एक समान वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 अंश के कोण पर है, अर्थात अगर देखें तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है ऐसे, और ये यहां से 30 अंश के कोण पर, ऐसे यहां से 30 अंश के कोण पर रखे गए हैं। यहां भी बना लेते हैं। ये एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P दिया गया है वो 4 गुणे 10 की घात माइनस 9 कूलाम मीटर, एक समान वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 अंश के कोण पर रखे गए हैं, तथा वैद्युत क्षेत्र जो यहां वैद्युत क्षेत्र लग रहा है उसका मान दिया गया है 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, और थीटा बराबर दिया गया है 30 अंश। तो क्या पूछ रहा है, द्विध्रुव का बल आघूर्ण यानी बल युग्म का आघूर्ण। तो हम जानते हैं चूंकि बल युग्म का आघूर्ण,
टाउ बराबर होता है टीई साइन थीटा, पढ़ा है आपने। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर -9, ई का मान है 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 और इंटू साइन 30। सॉल्व कर लेते हैं। टाउ बराबर 5 चौक 20 और 9 में से 5 गए, 9 में से 4 गए 5, साइन 30, साइन 30 का मान 1/2 होता है 10, यानी टाउ बराबर आ जाएगा 10 गुणे 10 की घात -5, ये तो आएगा। मात्रक क्या इसका हो जाएगा, न्यूटन मीटर, इसका मात्रक होता ही है। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, 10 की घात -4 न्यूटन मीटर। अरे भाई आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात -5 है, तो -5 में से 1 गए -4, तो ये आपका आ गया 10 की घात -4 न्यूटन मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गॉस का प्रमेय क्या है। प्रश्न अगला है, गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय का निगमन कीजिए। गॉस की प्रमेय का निगमन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल परीक्षा में आता है। गॉस का प्रमेय क्या है, गॉस के प्रमेय का निगमन कीजिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो गॉस का प्रमेय है ये आया क्यों, इसकी क्या जरूरत पड़ी। तो जब गॉस का कूलाम का नियम वो क्या काम नहीं कर पा रहा था, जिससे गॉस के प्रमेय की आवश्यकता पड़ी। देखिए आवेश कई प्रकार के डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आवेश कोई है, ये इस पर ऐसे वितरित है, सतत रूप से वितरित है, स्थिर नहीं है, सतत रूप से वितरित है। तो इस पर हम कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे या वैद्युत क्षेत्र कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए एक आवेश है जो ऐसे किसी जो है क्षेत्र पर वितरित है, ऐसे ऐसे ये होता है लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, अगर इसकी लंबाई एल है। ये सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व ऐसे वितरित है। और मान लेते हैं कि वो एक घन के फलक पर वितरित है, जिसको आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश ऐसे वितरित है, तो इसको लिखते हैं रो बराबर क्यू बाई वी, इसका वॉल्यूम वी होता है। तो ये तीनों आपको जानने बड़े आवश्यक हैं। इसी के लिए गॉस का प्रमेय आया है, और गॉस का प्रमेय इसको बहुत अच्छी तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकता है। अभी हम ज्ञात करके भी निकालेंगे, कैसे निकालते हैं इसको। तो गॉस के प्रमेय की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यदि आवेश सतत रूप से वितरित हो तो हम उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन कैसे करेंगे, कैसे ज्ञात कर सकते हैं। कूलाम का नियम केवल 2 बिंदु आवेशों के लिए बल निकाल सकता है, और बल निकल गया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटे क्यू नॉट निकल सकती है। लेकिन अगर आवेश कई आवेश हो, एक साथ आवेशों का एक झुंड आ जाए और किसी सतह के ऊपर वितरित हो, तब उसके लिए हम कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो उसी के लिए गॉस का प्रमेय यूज होता है। तो इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि गॉस का प्रमेय क्यों आया और इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि फिजिक्स पढ़ने का विषय यह है कि आप चीजों को जानिए कि इसको क्यों पढ़ा जा रहा है। जैसे कूलाम का नियम आपने क्यों पढ़ा, कूलाम का नियम इसलिए पढ़ा कि कहीं मान लीजिए 2 आवेश हैं और उन आवेशों के बीच में हमने फ्रैंकलिन ने बताया कि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हैं, और बाद में इन आवेशों पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण बल का गुण पाया जाता है। तो ये सब चीजें तो कहीं सही लग रही हैं कि हाँ चीजें सही बताई गई हैं, ऐसा होता है। और इसके आधार पर सेल बनाए गए जिसमें 2 टर्मिनल्स भी लगाए जाते हैं। लेकिन उस दोनों आवेशों के बीच बल कितना कार्य कर रहा था, जो बिंदु आवेश थे, किसी बिंदु पर स्थित थे, वो बल का परिमाण जब
पता करना हुआ तो कई वैज्ञानिकों ने अपना प्रयोग किया, जिसमें जो है इन्होंने F बराबर 1/4 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर का मान निकाला। तो ऐसे ही गॉस के प्रमेय की भी जरूरत पड़ी, कूलाम ने उसका मान निकाला। ऐसे ही गॉस के प्रमेय की जरूरत पड़ी, तो गॉस का प्रमेय आपको क्या निकालता, सतत आवेश वितरण के लिए यूज होता है। तो आइए गॉस के प्रमेय को समझते हैं, इसका कथन क्या है। गॉस के प्रमेय ने क्या कहा, तो गॉस का प्रमेय, इन्होंने कहा कि अगर किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर, हाइपोथेटिकल सरफेस, काल्पनिक क्लोज्ड सरफेस, बंद पृष्ठ से होकर, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल नेट आवेश, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अब वैद्युत फ्लक्स भी बता देते हैं क्या है, वैद्युत फ्लक्स, उसके कुल नेट आवेश, उस पृष्ठ के कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये वैद्युत फ्लक्स को लिखते हैं फाई ई, और ये उस पृष्ठ के कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही उसका गॉस प्रमेय का ही कथन है। अब आप सोच रहे हो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, नया शब्द आ गया, यही समझाते चलते हैं। वैद्युत फ्लक्स है, मान लीजिए ये कोई शीट है और इससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा कितनी है। तो इससे अगर गुजरने वाली बल रेखाओं की बात करें, ये बल रेखाएं हैं E, तो इससे जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उसी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को बताता है वैद्युत फ्लक्स। ये आप ध्यान रखिएगा। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, और इसको लिखते हैं फाई बराबर, अगर इसका जो है क्षेत्रफल dA है, तो फाई बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA। अब इंटीग्रेशन क्यों लगाएगा, क्योंकि इस पृष्ठ पर बहुत सी वैद्युत बल रेखा जा रही है, तो एक एक का थोड़ा ना निकालेंगे, एक साथ इंटीग्रेशन लगा दिया, सबका निकल गया, और वो होता है फाई बराबर EDS कॉस थीटा। ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप इसको ऐसे लिखो तो डी फाई बराबर, इधर आएगा अवकलन में बदल जाएगा, डी फाई बराबर EDS कॉस थीटा। तो यही होता है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। अब वैद्युत फ्लक्स, अब यहां हम थोड़ा ध्यान दें, वो कह रहे हैं कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आइए क्या देखते हैं वास्तव में क्या ऐसा होता है, 1/ε0 गुना होता है गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का। तो इसको प्रूव करके हम पता करेंगे कि होता है या नहीं होता है। ये तो इसका स्टेटमेंट था, अब इसका प्रूवमेंट हम देखते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, मैं रफ कर रहा हूं। अब आप देखिए इसका प्रूफ कैसे, क्या ऐसा होता है। तो एक मान लेते हैं, एक कोई आवेश है यहां पर Q प्लस Q, और इस आवेश से मान लेते हैं R मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, और इस पर हमें गॉस का प्रमेय लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर इसके चारों तरफ एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो मान लेते हैं एक कोई बंद पृष्ठ की हम ऐसे कल्पना कर लेते हैं, ऐसे मैंने एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लिया, और उसके बाद इस पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव भी ले लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं वो dA है। तो इसके दोनों सिरों को अगर मिलाएं, एक ये है, एक ये है, हमने इसके दोनों सिरों को मिला दिया। यहां से जो हमने छोटा सा एक घटक लिया, इस पृष्ठ, इस सतह के एक बिंदु P पर एक छोटा सा घटक लिया। अच्छा, इस dA की डायरेक्शन किधर होगी, इधर कहीं होगी। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, और इसके ये dA की दिशा हो गई। मान लेते हैं n कैप की दिशा है, एकांक वेक्टर की दिशा है। तो
इस बिंदु P से गुजरने वाला, और यहां कोण मान लेते हैं बन रहा है डी ओमेगा। अच्छा, ये डी ओमेगा क्या है? जैसे किसी वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा बनता है, उसका मात्रक रेडियन होता है, वैसे किसी गोले की जो है केंद्र पर जो कोण बनता है उसको हम घन कोण कहते हैं, उसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो गोले का क्षेत्रफल अगर त्रिज्या के वर्ग, गोले के क्षेत्रफल और त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो उसके द्वारा अंतरित कोण, और ये डी ओमेगा जो होता है, जो बनता है कोण, ये 4 पाई के बराबर होता है, डी ओमेगा। तो अब इसको हम ऐसे प्रूव करते हैं, ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि क्यू आवेश के कारण, इस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना है? तो प्लस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। इसको आप जानते भी हैं, वैद्युत क्षेत्र ये होता है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब प्लस क्यू आवेश के द्वारा इस जो आपका एक छोटा सा घटक हम डीए ले रहे हैं, इस डीए से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना है उसकी चर्चा अगर कर लें तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण डीए से गुजरने वाला कुल नेट फ्लक्स कितना होगा उसको मान लेते हैं डी फाई ई, और वो हो जाएगा E इंटू डीएस बाई ई, या डीए लिखिए या डीएस लिखिए, डीएस इसको लिख लेते हैं, डीएस E इंटू डीएस, वो भी क्षेत्रफल ही होगा, ये भी क्षेत्रफल है। ईडीएस, डीए भी लिख सकते हैं, कई कई किताबों में डीए भी लिखा है। तो अगर हम फाई ई की बात करें, इसको इधर कर दें फाई ई बराबर, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, ई डॉट डीएस, ये डी इधर जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाता है, मतलब संपूर्ण फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं फाई ई बराबर क्या आ जाएगा? ई डीएस। अच्छा, ये बंद है तो इस पर हम क्लोज्ड लगा देते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, सी भी लिख सकते हैं आप। तो ई डीएस कॉस थीटा, क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणन है तो हम ई डीएस कॉस थीटा लिखेंगे। अब देखिए ई का मान समीकरण 1 से, ये समीकरण 2 मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में अगर मान रख देंगे तो फाई ई बराबर आ जाएगा सी ई इंटू, ई का मान क्या है रख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डीएस कॉस थीटा। तो इसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर जो है, इसको लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी बाहर ले लीजिए, और ये आपका हो जाएगा डीएस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, जो डीएस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर है, डीएस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, इसी को हम डी ओमेगा कहते हैं, घन कोण। डीएस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? डी ओमेगा। तो यहां इसकी जगह पर अगर हम रख दें पाई ई बराबर, इसको बाहर ही ले लीजिए, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अचर पद है, और ये आपका आ जाएगा क्या? डी ओमेगा। डी ओमेगा का मतलब हुआ इस परिपथ के द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित संपूर्ण कोण, और वो होता है डी ओमेगा का जो मान होता है, डी ओमेगा वो होता है 4 पाई। तो 4 पाई स्टेरेडियन का कोण अंतरित करता है। किसी गोले के पृष्ठ पर कोई भी उसके चाप द्वारा उसके केंद्र पर 4 पाई स्टेरेडियन का कोण अंतरित होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? फाई ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा कितना? फाई ई बराबर क्यू बटे
एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये सत्य है, इसका प्रूफ लिख देंगे। इसका मतलब जो गॉस ने अपना स्टेटमेंट दिया वो सही स्टेटमेंट दिया है कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इस प्रकार से हम गॉस प्रमेय को समझ सकते हैं और गॉस प्रमेय के डेरिवेशंस आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न हम लेते हैं। अगला प्रश्न है गॉस प्रमेय क्या है? गॉस प्रमेय क्या है? गॉस प्रमेय क्या है? गॉस प्रमेय की सहायता से, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस प्रमेय की सहायता से गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट आवेशित सीधे तार के निकट सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। गॉस प्रमेय क्या है? गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गॉस प्रमेय क्या है उसको अभी हमने बताया कि गॉस प्रमेय को आप लिख सकते हैं, अगर पूछ रहा है तो लिख देना कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लेकिन गॉस प्रमेय का हेल्प लीजिए और एक अनंत लंबाई का, तो सबसे पहले अनंत लंबाई का हम एक तार बना लेते हैं। ये तार मान लेते हैं अनंत लंबाई का है और ये आवेशित तार है। ऐसे अनंत लंबाई का तार है और आवेशित तार है। एक तार के निकट, तो मान लेते हैं इस तार से, इस बिंदु से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे माना तार पर आवेश, माना तार पर आवेश कितना है? Q है। तार का रेखीय आवेश घनत्व, तार का रेखीय आवेश घनत्व, अभी आपको मैंने बताया रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और जो है आयतन आवेश घनत्व, आयतन वितरण, तीनों के बारे में भी मैंने बताया। तो अगर ये किसी सतह के ऊपर ऐसे फैला हुआ है, तार के ऊपर फैला हुआ है, तो इसका रेखीय आवेश घनत्व होगा। अगर किसी समतल, किसी वर्ग पर या आयत पर फैला होगा तो उसका क्षेत्र पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। तो तार का रेखीय आवेश घनत्व जो लैम्डा बराबर होता है क्यू बाई एल होता है। क्यू यानी क्या हो गया? एल इसकी लंबाई मान लेते हैं, एल लंबाई का तार है। अब इस पर हमें गॉस प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। अब बताइए इसमें कूलाम का नियम कहां काम करता है? कूलाम का नियम केवल दो बिंदु आवेशों के लिए, यहां तो बड़े सारे आवेश पड़े हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक हाइपोथेटिकल सरफेस की कल्पना करनी पड़ेगी इस पर। तो मान लेते हैं इस बिंदु P पर, बिंदु P से हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। वो पृष्ठ कुछ बेलन के आकार का है। ऐसे एक बंद पृष्ठ की हम क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। ये एक मैंने अब बंद पृष्ठ बना लिया और अब इस बंद पृष्ठ में थोड़ा ध्यान दीजिए कितने
सरफेस होंगे। देखिए एक सरफेस तो ये वाला होगा, ये वाला सरफेस, ये एक सरफेस ये होगा, एक सरफेस ये वाला होगा, और एक सरफेस इस बेलन का ये वाला भाग होगा, ये वाला। तीन सरफेस हैं इसके। तो इसको मान लेते हैं S1, इसको क्या मान लेते हैं S1, इसको मान लेते हैं S2, और इस पर कहीं मान लेते हैं ये वाला भाग, इस बिंदु पर इसको मान लेते हैं S3। तो इस पर एक सरफेस ऐसे ले लेते हैं, मान लेते हैं ये S3। इस पर वैद्युत बल रेखाएं कैसे जाएंगी? पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं हमेशा किसी पृष्ठ से हमेशा लंबवत बाहर की ओर जाती हैं, तो ये बल रेखा की दिशा हो जाएगी बाहर की तरफ। ये बल रेखा यहां से भी ऐसे बाहर की तरफ जाएगी, यहां से भी ऐसे बाहर की तरफ, यहां से वैद्युत बल रेखा भी ऐसे बाहर की तरफ जाएगी, यहां भी। ये वैद्युत बल रेखा की दिशा हो गई। यहां से भी वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगी ऐसे, यहां से भी वैद्युत बल रेखाएं ऐसे बाहर की ओर जाएंगी, ये इसकी दिशा हो गई। अब बल वैद्युत बल रेखा की दिशा सब अभिलंबोत, इस तार से अभिलंबोत ऊपर की तरफ है। तो इसके S1 पृष्ठ से पहले हम गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे? S1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वो कितना हो जाएगा? वो होगा φ1 बराबर कितना हो जाएगा? E इंटू, अब देखिए E की डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ, और ds की डायरेक्शन ये होगी, भाई इस डायरेक्शन में होगा ds1। तो कितना हो जाएगा? और इनके बीच का कोण कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का। तो EDS, इसको क्या लिख सकते हैं? EDS cos थीटा, और थीटा का मान कितना है? 90 अंश। तो φ1 बराबर कितना आ जाएगा? EDS cos 90, और चूंकि हम जानते हैं cos 90 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 0 होती है। तो φ1 बराबर कितना आ जाएगा? 0 रख दीजिएगा तो सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यानी S1 से गुजरने वाला हमने कुल फ्लक्स निकाला। अब S2 से गुजरने वाला कुल फ्लक्स देखें। पृष्ठ S2 से गुजरने वाला कुल नहीं, फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, S2 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? φ2 बराबर E इंटू ds। अब देखिए φ2 पे भी देखिए जरा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा इधर है। यहां मान लेते हैं इसका भी एक क्षेत्रफल वेक्टर है, यहां भी हम एक क्षेत्रफल वेक्टर मान लेंगे, और इसके बीच का भी कोण कितना है? 90 अंश है। तो हम क्या लिखेंगे? φ2 बराबर EDS cos थीटा, और थीटा का मान 90 है, तो φ2 बराबर भी कितना आ गया? 0 आ गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये आपने दोनों निकाला। अब हम S3 से निकालते हैं। तो S3 से गुजरने वाला फ्लक्स, S3 से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? हो जाएगा φ3 बराबर E इंटू ds। अब जरा डायरेक्शन देख लीजिए। अब इसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन E3 की किधर है? ऊपर है। और वैद्युत बल रेखाओं की डायरेक्शन या वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी किधर है? ऊपर है। तो बीच करने वाला कोण कितना हुआ? 0 अंश का हुआ। तो इसको लिख सकते हैं φ3 बराबर EDS cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है, मैं लिख भी रहा हूं। cos 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो φ3 बराबर क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds। अच्छा, φ3 बराबर क्या आ गया? E बाहर ले लीजिए तो क्या बचा? ds। ds का मतलब इसका क्षेत्रफल, ये वाला बेलन का। तो ये तो बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया ना। तो चूंकि हम जानते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πrl। ये होता है 2πrl। तो φ3 बराबर कितना आ जाएगा? E इंटू 2πr इंटू l, ये हो जाएगा। अब अगर कुल फ्लक्स देखें, कुल, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा?
पाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो भैया और दोनों तो जीरो है, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। इक्वेशन नंबर 4 ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया। अब चूंकि हम जानते हैं गॉस प्रमेय से पाई बराबर होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो जरा देखिए, अगर हम समीकरण 4 व 5 के एक पक्ष को देखें तो फाई फाई है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपान, ये उधर चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर इंटू एल, न्यूटन प्रति कूलम, ये आ जाएगा। अरे भाई ये उधर जाएगा तो 1 अपान 2 पाई आर एल हो जाएगा और क्यू बटे आर एल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, चूंकि हमने लिखा है कि तार का रेखीय आवेश घन तो लैम्डा बराबर क्यू बाई एल है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। तो इस क्यू की जगह पर क्या यूज कर लें, लैम्डा इंटू एल। ध्यान दीजिए, यहां से क्यू बराबर क्या लिख सकते हो, लैम्डा इंटू एल लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह पर अगर यूज कर ले तो ई बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू एल बटे आर इंटू एल, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये कट गया, तो ई बराबर आ गया 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, न्यूटन प्रति कूलम। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, वो ई बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर, न्यूटन प्रति कूलम होती है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, फिर जो है साल, अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे फिर आपको रिवीजन कराएंगे लेक्चर 3 में। तो मैंने आज जो आपको पढ़ाया वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका घर पे रिवीजन कीजिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, तब ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, समय रहते इसका समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।